आज हम उपस्थित हैं चंबल घड़ियाल सेंचुरी में। और ये जो घड़ियाल सेंचुरी है ये अपने आप में बहुत ही राजस्थान में फेमस सेंचुरी है। आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छा जो घूमने का जो समय होता है वह सितंबर अक्टूबर से लेकर यहाँ पर आप नवंबर तक के घूम सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लगातार चंबल सेंचुरी में बहुत सारी यहाँ पर घूमने के स्थान हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चंबल नदी का विहंगम दृश्य, आपको ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा आप यहाँ पर आएंगे तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी काफ़ी फेमस नदी है और ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नदी है, बहुत लंबी नदी है जो लगभग 3 राज्यों में कवर करती है। ये लंबी होने के साथ साथ इनमें जल भंडार भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर घड़ियाल सेंचुरी है, लगातार यहाँ पर घड़ियालों का पालन किया जाता है और राजस्थान की एकमात्र घड़ियाल सेंचुरी ये है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चंबल नदी में अथाह जल होने के कारण ये आधे राजस्थान को लगभग चंबल नदी का पानी दिया जाता है पीने के लिए। तो यानी लगभग ये आधे राजस्थान के पीने का पानी का एक स्रोत के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा पानी उपस्थित है। और इसी मीठे पानी की वजह से आज आधा राजस्थान इस नदी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। और इस नदी पर कोटा शहर बसा हुआ है जो अपने आप में बहुत ही एक एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी लोग यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दूर से बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर लाखों बच्चे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से पढ़ने के लिए आते हैं। तो एजुकेशन सिटी के साथ साथ ये चंबल नदी की भी चंबल नदी भी यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर होकर बहती है। तो चंबल नदी का भी अपना एक इतिहास है। और बात करते हैं अपन घड़ियाल सेंचुरी की, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक लंबा एरिया है, बहुत लंबा, और पीछे भी काफ़ी लंबा एरिया है। ये काफ़ी लंबी सेंचुरी है और इस सेंचुरी के अंदर लाखों की तादाद में घड़ियालों को पाला जाता है और उनकी प्रजनन स्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि यह घड़ियाल सेंचुरी के साथ साथ यहाँ पर चंबल नदी में बहुत सारी ऐसी विचित्र मछलियाँ भी पाई जाती है जो इस चंबल नदी में ही पाई जाती है, बाकी दूसरी नदियों में नहीं पाई जाती। यहाँ पर चंबल नदी में डॉल्फिनें भी उपस्थित है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उनको देखा गया है। लेकिन यहाँ पर चंबल नदी में डॉल्फिन मछलियाँ भी देखने को कभी कभार मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लगातार जो बढ़ता पॉल्यूशन है वह कहीं न कहीं चंबल नदी के लिए भी आज खतरा बन चुका है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो लगातार पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं या फिर उनका अस्तित्व ही इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। अगर वाटर पोल्यूशन की बात हम करते हैं तो वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार किसान भाई क्या है कि चंबल नदी के किनारों पर जो बहुत सारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों पर किसान भाई लगातार केमिकल वाली खेती ज़्यादा करते हैं और उस केमिकल की वजह से वो जो पानी है वो बरसात के टाइम पर बहकर नालों के ज़रिए जब इस चंबल नदी में आता है तो इस चंबल नदी का जो पॉल्यूशन रेट है वह कहीं न कहीं बढ़ जाता है। और चंबल नदी का जब पॉल्यूशन रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर रहने वाले जो जलीय जीव है इनके लिए बहुत ही बड़ा ये खतरा आज बनता जा रहा है। अब लगातार जो किसान भाई हैं वो लगातार पॉल्यूशन रेट बढ़ा रहे हैं। पॉल्यूशन रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखो किसानों की हम डायरेक्ट किसानों के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। हर एक मानव जाति को ये समझना पड़ेगा कि लगातार पॉल्यूशन हम बढ़ाएंगे तो इन जलीय जीवों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आज हम लगातार प्लास्टिक का प्रोडक्शन करते हैं, उस प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, ये अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि उस प्लास्टिक को हम कहीं न कहीं डिकम्पोज करें, उसको ऐसे ही किसी स्थानों पर ना फेंकें और विशेषकर ऐसी जलीय राशियों में तो ना फेंकें, क्योंकि ये जो जलीय राशियां हैं ये पूरी लाखों करोड़ों लोगों के पानी का एक स्रोत है, मीठे पानी का एक स्रोत है। हम जानते हैं कि जो मीठा पानी होता है उस मीठे पानी की एक बूंद को बनने में कम से कम प्राकृतिक रूप से 50 से 100 वर्ष का समय लग जाता है। यानी एक मिनरल वाटर की बूंद को बनने में 50 से 100 वर्ष का समय प्राकृतिक रूप से लग जाता है। तो आप सोचो कि आप घर पर एक बाल्टी पानी मिनरल वाटर की आपने ली और उसमें थोड़ा सा साबुन मिला दिया तो 1 सेकंड के अंदर ही आप 1 बाल्टी पानी को ख़राब कर देते हैं।
लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी ये जो जल राशि है ये करोड़ों लोगों के पेट को पाल रही है, करोड़ों लोगों के जीवन आजीविका का साधन भी ये है, क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे कृषि कार्य होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इस पानी से चलते हैं, बहुत सारी जो यहाँ पर जलीय जीव है इस पानी के ऊपर वो निर्भर है। तो करोड़ों जीवों का जो जीवन है इस पानी के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर इसी पानी को हम लगातार पॉल्यूटेट करते जाएंगे, उसमें लगातार केमिकल मिलाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जलीय जीव लगातार मरने लगेंगे और मरने के कारण ये पानी लगातार दूषित हो जाएगा। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो जल संपदा हमारे पास है ये नष्ट हो जाए। और एक तरह से ये अपने आप में अनडिस्टर्ब लैंड है, क्योंकि ये एक तरह का अनडिस्टर्ब लैंड इसलिए कहूँगा क्योंकि ये क्या है, बहुत सारी दोनों तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊंची ऊंची कराइयों से ये एरिया घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है, और इसी कारण से ये जल संपदा अभी भी बची हुई है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, दोनों साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऊँची ऊँची यहाँ पर कराइयाँ हैं, और ऊँची ऊँची कराइयाँ के कारण यहाँ पर अभी भी कोई ह्यूमन इंटरफेयर ज़्यादा नहीं है। और अगर ह्यूमन इंटरफेयर लगातार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये जो जल संपदा है इसको बचाने की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ता वाटर पॉल्यूशन किसी के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम मानते हैं कि जैसे हमने केमिकल यूज़ किया खेतों के अंदर, तो दो तरह के पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन के दो सोर्स होते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स होता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आपने किसी इंडस्ट्री को इसी किनारे पर बसाया और बसाने के बाद में उससे डायरेक्ट जो नाले निकालते हैं और उस नाले को डायरेक्ट अगर आपने पानी के अंदर छोड़ दिया तो वो पॉइंट सोर्स में गिने जाते हैं। यानी वो नाले डायरेक्टली चंबल नदी में आकर गिरते हैं और चंबल नदी में आकर यहाँ के जल को दूषित करते हैं। हमने जब यहाँ का सर्वे किया तो हमने ये पाया कि अपस्ट्रीम का जो पानी है, यानी जो डैम के अपस्ट्रीम का जो पानी है वो तो ज़्यादा स्वच्छ पाया गया, लेकिन जब डाउन स्ट्रीम के पानी को देखा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाला पानी देखने को मिला। अब ये बरसाती जो पानी होता है, ये बरसाती पानी जब जाकर आगे के जब डैम के गेट खुलेंगे, वो पानी केमिकल वाला पानी जब आगे जाकर शिफ्ट होगा तो आगे के जितने भी इस पानी से निर्भर जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी को ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हमें इन जल संपदाओं को बचाने की आवश्यकता है। पॉल्यूशन रेट को हमें बिल्कुल ही कम कर देना है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन हम फैलाएंगे तो कहीं न कहीं ये जल संपदाएं नष्ट हो सकती है।